Good afternoon, dear students. Once again, I welcome you to my YouTube channel English is Easy. आज हम यूज़ ऑफ इज़म आर का अदर्स यूज़ में प्रयोग करेंगे। उसके बारे में मैं आज आपको सिखाऊंगा कैसे यूज़ करते हैं इज़म आर का अदर यूजेस में, क्या इसका जो स्वरूप रहेगा टू इन्फिनिटिव में। पिछले दो वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया था कि इज़म आर कब कहाँ कब और कैसे यूज़ करना है। फिर सेकंड वीडियो में मैंने आपको जो है पैसिव वॉइस में यूज़ करना है सिखाया था। आज मैं आपको इज़ टू, एम टू और आर टू के बारे में समझाऊंगा और अदर जो यूज़ होगा इज़म आर का वो भी मैं आज इस वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है। अब जैसे इज़म आर विद टू इन्फिनेटिव, अब अगर हम इसका इज़म आर का प्रयोग टू इन्फिनेटिव के साथ करते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे दिया हुआ है, जैसे मुझे स्कूल जाना है, यहाँ पर आप सेंटेंस को अंडरस्टैंड करिएगा। जैसे दिया है कि मुझे स्कूल जाना है, यहाँ पर आपकी खुशी भी जाहिर हो रही है, आपकी इच्छा हो सकती है या फिर आपकी मर्जी हो सकती है। अगर इस तरीके का कोई सेंटेंस आपको जाता है जिसमें आपको ऐसा लगे कि इसमें मेरी खुशी है, इच्छा है या मर्जी आती है, जैसे मुझे स्कूल जाना है, तो आप इस सेंस को बना सकते हैं आई एम टू गो टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, मुझे स्कूल जाना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। अब दो सेंटेंस है, इस पे क्या चीज़ है आप देख सकते हैं, या मुझे स्कूल जाना पड़ सकता है या जाना पड़ता है। ऊपर का जो सेंटेंस था उसमें आपकी खुशी जाहिर हो रही थी, मर्जी थी या फिर आपकी इच्छा थी। सेकंड में मजबूरी है, यानी कि आप बोल सकते हैं आपको जो है यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, हैव टू का प्रयोग करना पड़ रहा है। हैव टू के प्रयोग से जो है आपका क्या होता है कि इस पे आपकी मजबूरी होती है, कंपल्शन होता है। ठीक है, इसमें कंपल्शन यूज किया जाएगा। लेकिन जो इज टू और एम टू का जो प्रयोग किया जा रहा है वो किया जाएगा आपकी खुशी या मर्जी, इच्छा जाहिर करने के अर्थ में। सेकंड देखिए आप, मुझे उससे बात करनी है। अगर इस तरीके के कोई सेंटेंस आपके जहन में आते हैं या फिर बनाते हैं आप, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इसका कौन सा टेंस हो सकता है, कैसे होगा। ठीक है ना। तो अगर हम सारा कुछ अगर टेंस में ही देखते हैं तो टेंस भी ऐसे नहीं बनते हैं। कुछ एक जो है हमारे को स्पेशल केसेस में जो है ये लर्न करने होते हैं, तो ये स्पेशल केसेस में आपको जो है पता होना चाहिए। अगर इज़ टू एम टू अगर हम यूज़ करते हैं तो इसका क्या स्पेशल अर्थ निकलता है। तो आपको मैंने जैसे बताया, इसका स्पेशल जो अर्थ होता है ना है, नी है, पढ़ता है, ये अगर रहता है, अगर आपका कीवर्ड में आप जो है इसका इज टू एम टू में अपना प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला मुझे उससे बात करनी है, आई एम टू टॉक टू हिम। उसे चाय पीनी है, अब क्या बोलेंगे, ही इज टू ड्रिंक टी। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी है, यू आर टू स्पीक इंग्लिश। आपको पता लग रहा होगा यहाँ पर कि इसको कैसे यूज किया जा रहा है। ठीक है, दूसरी स्लाइड में देखिए आप, तुम्हें चाय नहीं पीनी है, नेगेटिव सेंटेंस भी देख सकते हैं आप, यू आर नॉट टू ड्रिंक टी। हमें उससे आज नहीं मिलना है। इस तरीके से ढेरों सारे सेंटेंसेज आपके बन सकते हैं। आप इसको इस सेंस में जो है बना सकते हैं। ठीक है, वी आर नॉट टू मीट हिम टुडे। शिक्षक को हिंदी नहीं पढ़ानी है, द टीचर इज नॉट टू टीच हिंदी। हमें वहां कब पहुंचना है, व्हेन आर वी टू रीच देयर। आप देख सकते हैं जितने भी सेंटेंस इज एम आर के साथ टू इन्फिनिटिव में हो रहे हैं उसमें आपकी मर्जी है, इच्छा है या फिर खुशी जाहिर हो रही है। हैव टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपको कंपल्शन का ये लगे कि जो कंपल्सरी है, किसी ने कंपल्सरी बनाया या आपकी ओर से कोई चीज़ कंपल्सरी हो रही है। सेंस आपका सिमिलर रह सकता है पर वो सेंस में डिफरेंट हो जाएगा। हमें वहां कब पहुंचना है, व्हेन आर वी टू रीच देयर। उसे यह काम क्यों करना है। ठीक है ना, वाई इज ही टू डू दिस वर्क। क्वेश्चन में भी हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हो गया हमारे पास, अफर्मेटिव भी हो गए, नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो गए। ठीक है, मीनिंग आपका जो है क्लियर होना चाहिए। आप जो इज टू, एम टू और आर टू प्लस हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको ये पता है कि सेंस हमारा क्या बन रहा है। ठीक है ना। आप दूसरा देखिए, उसे यह काम क्यों करना है, वाई
वाई इज ही टू डू दिस वर्क, मुझे अंग्रेजी क्यों सीखनी है, वाई एम आई टू लर्न इंग्लिश। एक बात मैं लास्ट के जो 2 सेंटेंस है सेकंड और थर्ड का, इस पे आप गौर करना। मैं एक चीज़ आपको इसमें लास्ट के जो 3 है, ये तीनों एक ही जैसे हैं। ये आपने देखा होगा जो सेंटेंस शुरू होते हैं आपके ये WH फैमिली से, जो व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, जितने भी सेंटेंसेस यहाँ से आपके जो इंट्रोगेटिव में बनेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी शुरू होती है, जैसे कि व्हेन आर, वाई इज, वाई एम। अगर अदरवाइज आप ऐसा तो बोल सकते थे, जैसे आपने लिखा है मुझे अंग्रेजी क्यों सीखनी है। आप अगर बनाना चाहते, सुपोज करो, आप ऐसा तो बना सकते वाई आई एम टू लर्न इंग्लिश। अब बताओ क्या ये सही सेंटेंस बना। और दूसरा देखो आप, वाई इज ही टू डू दिस वर्क, अगर आप बनाते, सुपोज करो, आप ऐसा तो बना सकते थे वाई ही इज टू डू दिस वर्क। अब फर्स्ट का देखिए, व्हेन आर वी टू रीच देयर, व्हेन वी आर टू रीच देयर, हम वी पहले लगाते, आर बाद में लगाते, ही पहले लगाते, इज बाद में लगाते, और आई पहले लगाते और एम उसके बाद लगाते। क्या ऐसा ये बनता? नहीं बनता ये। अब बोलो क्यों? क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं, WH फैमिली का क्वेश्चन जो होता है, सिंपल सा रूल आप एक बार याद रखना कि इसका कैसे पता चलेगा कि ये हमारा जो WH फैमिली का जो क्वेश्चन बना है वो सही है या गलत है। एक है, सिंपल सी बात है, जब WH फैमिली के जो वर्ड है, जो WH वाले जो वर्ड आते हैं, उसको आप कुछ टाइम के लिए रिमूव कर दो। आप व्हेन को पहले रिमूव करने दो, जैसे व्हेन है, वाई है, दोनों सेंटेंसेस में इसको पहले आप मत पढ़ो, इसको रहने दो। उसके बाद सारा सेंटेंस पढ़ दो। अगर तो वो इसके बाद सारा सेंटेंस क्वेश्चन में ही रह रहा है, तब आपका WH वाला जो वर्ड यूज किया है तब वो सही है। अगर ये नहीं रह रहा है, तब आपका जो WH वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब जैसे व्हेन वी आर टू रीच देयर, अगर आप इस तरीके से बनाते बोलने के लिए, तो आपको भी सही लग रहा होगा कि तब भी तो सही है ये, लेकिन नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चन ही रहेगा आपका हेल्पिंग वर्ब से, जैसे अगर मैंने फर्स्ट सेंटेंस से, आप देखो मैं व्हेन हटा लेता हूं, मतलब इसको मैं नहीं पढ़ता हूं, आर वी टू रीच देयर, ये तो क्वेश्चन हो गया ना। इसी से पहले आप कोई भी क्वेश्चन लगाओ, वाई, हाउ, व्हेन, हो गया। ये एक ट्रिक है, या फिर ट्रिक नहीं बोल सकते इसको, आप इसको बोलते परफेक्ट रूल है। WH क्वेश्चन कैसे बना जाएगा, आप पहले हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाइए, आर वी टू रीच देयर, उससे पहले WH वाला कोई भी लगा दो, व्हेन, वेयर, वाई। ऐसा नहीं बनेगा, आपने पहले वी आर टू रीच देयर, उसके बाद आपने वी से पहले आपने क्या लगा दिया, व्हेन लगा दिया, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। अब क्या उसे मुझसे बात करनी है, इसमें भी कैसे बनेगा, इज पहले लगा हुआ, देखो इज ही टू टॉक टू मी। अब सुपोज करो ये सेंटेंस है, क्वेश्चन में ऑलरेडी है और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। अब आप बताइए, अगर हमने WH वाला बनाना होगा तो इसी से पहले हमने लगा देना, वो बन जाएगा व्हेन इज ही टू टॉक टू मी, वाई इज ही टू टॉक टू मी, हाउ इज ही टू टॉक टू मी। इस तरीके से सेंटेंसेस हमारे जो है बनते हैं, जो WH फैमिली के जो क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड देखिए आप, क्या मुझको हिंदी पढ़ानी है, एम आई टू टीच हिंदी, वाई एम आई टू टीच हिंदी, व्हेन एम आई टू टीच हिंदी, हाउ एम आई टू टीच हिंदी। आपको सेंस जो है क्लियर हो गया होगा इस सेंटेंसेस से, देख सकते हैं आप। क्या मुझे या मुझको हिंदी पढ़ानी है, मुझको क्या मुझे मुझे मुझको हिंदी मुझको हिंदी क्यों पढ़ानी है, मुझको हिंदी कब पढ़ानी है। ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन जो है इस तरीके से बन सकता है। लास्ट में देखिए आप था, क्या हमें उससे आज मिलना है, आर वी टू मीट हिम टुडे, वाई आर वी टू मीट हिम टुडे, आज हमें उससे क्यों मिलना है। बन गया ना क्वेश्चन आपका, आर भी रह गया, आर से पहले WH का क्वेश्चन भी आपके पास बन गया। ठीक है। अब कुछ एक जो रूल है, अब आप देख सकते हैं, मैंने आपको जो ये सेंटेंस बताया ये थे इज एम आर प्लस टू इन्फिनेटिव। सेकेंड जो बन रहा है आपका, वो बन रहा है इज एम आर प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव। यानी कि इज एम आर के साथ हम क्या कर रहे हैं, अबाउट टू का प्रयोग कर रहे हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में टू इन्फिनेटिव है, तो इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इसके साथ जो है यूज कर रहे हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, आई एम अबाउट टू गो टू लंच, डू यू वॉन्ट टू कम, क्या मतलब हो गया, मैं लंच करने ही वाला हूं, क्या आप आने वाले हैं, क्या आप आना चाहते हैं लंच करने के लिए, है ना। शी इज अबाउट टू गो होम, वो घर जाने ही वाली है ना। ही इज अबाउट टू स्टार्ट हिज स्पीच, वह अपनी स्पीच शुरू करने वाला है। द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, प्लीज बी क्वाइट, अब जो मूवी जो है, फिल्म जो है स्टार्ट होने वाली है, आप जो है शांत रहें, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंसेस आपके जो है इज एम आर प्लस अबाउट टू के साथ यूज किया जाता है। सिमिलर आप नीचे देखिए, द चाइल्ड इज अबाउट टू क्राई, बच्चा रोने वाला है। आई थिंक इट इज अबाउट टू रेन, अब मैं समझता हूं, मुझे लगता है कि अब वर्षा होने वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, सो वी शुड हरी, ट्रेन निकलने वाली है, इसीलिए हमें जो है जल्दी करनी चाहिए। द स्टोर इज अबाउट टू क्लोज, अब जो स्टोर है अब बंद होने वाला है। द गेम इज अबाउट टू बी ओवर, अब गेम जो है समाप्त होने वाली है। इट इज अबाउट टू रेन, वर्षा होने वाली है। आई थिंक इट इज अबाउट टू स्नो, मैं समझता हूं, मुझे लगता है कि अब बर्फ गिरने वाली है। इट लुक्स लाइक दे आर अबाउट टू फाइट, अब ऐसा प्रतीत होता है कि शायद अब वो लड़ाई शुरू करने वाले हैं, फाइट शुरू करने वाले हैं। इट सीम्स लाइक द पीपल एट दैट टेबल आर अबाउट टू लीव, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो टेबल के पास जो पीपल बैठे हुए हैं अब वो जाने वाले हैं। इस तरीके से कोई भी अगर सेंटेंस आप बनाना चाह रहे हैं तो वो इज एम आर प्लस अबाउट टू के साथ यूज किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जब भी आप टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब आप सेकंड जो है अदर यूजेस जो मैंने बोला था, इज एम आर प्लस अदर यूजेस जो बोला था, फोर्थ, तीनों काइंड मैंने आपको बता दिए। अब ये लास्ट हो गया आपके पास बीइंग। अगर हम बीइंग करते हैं प्लस एडजेक्टिव, ये आपने ध्यान रखना है, जो मैंने फर्स्ट का जो हाईलाइट किया हुआ है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव्स, ये कॉम्बिनेशन आपका बनेगा अगर आप बीइंग यूज कर रहे हैं प्रोग्रेसिव टेंस में। अब ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये आपने ध्यान देना है, जो स्लाइड्स में आपके पास दी है यहाँ पर, it expresses someone's temporary and uncharacteristic behavior। अब अगर ये जो कॉम्बिनेशन आपका बनता है, ये एक्सप्रेस क्या करेगा, किसी की टेम्परेरी या फिर अनकैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका जो है अचारित्रिक जो बिहेवियर होगा ना, वो एक्सप्रेस करेगा, जो उसका है नहीं है उसको एक्सप्रेस करेगा। टेम्परेरी जो आपका जो ये होगा ना बिहेवियर होगा, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी जो बिहेवियर आपका अनयूजुअल हो सकता है। अब इस कॉम्बिनेशन में जितने वर्ड हम यूज कर सकते हैं वो मैंने दिए हुए। However, only some adjectives can be used with such pattern। ये कुछ एडजेक्टिव्स है जिसको हम इस पैटर्न में यूज कर सकते हैं, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव्स, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इज एम आर के साथ अगर बीइंग आप यूज करें तो उसके साथ आप क्या यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव को यूज हो रहा है। बस ये पैटर्न आप लोगों को याद रखना है, आपका जो है इज एम आर का यूजेज कंप्लीट हो जाएगा विद ऑल सेंसेस। अब आप देख सकते हैं बैड, बैड किसके लिए यूज किया जाएगा, इल बिहेव्ड, केयरफुल, क्रूल, फेयर, फुलिश, फनी, जेनरस, गुड। अब ये बैड वाले थे जो हमने ऊपर से किए, अब गुड वाले, जैसे कि गुड, वेल बिहेव्ड, इलॉजिकल, इम्पोलाइट, इरिस्पॉसिबल, पॉन्सिबल, काइंड, लेजी, लॉजिकल, लाउड, नाइस, नॉइजी, पेशेंट, प्लेजेंट, पोलाइट, क्वाइट, responsible, rude, serious, silly, unfair, unkind, and unpleasant. These are some of the adjectives which is used with this senses, with this combination is MR plus being plus adjectives. So all these kinds of the words and the constructions of is MR plus being and adjectives are to be learned properly, so that we can understand its uses। हमें पता लग जाएगा इसका मतलब क्या है, कैसे हम इसको जो है यूज करेंगे।
ठीक है ना। अब एग्जाम्पल मैं आपको शो कराता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोला बिल इज जेनरस। अब सिंपल सी बात है, अब आप इसको देख सकते हैं, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट भी हो गया। हम बिल की बात करें, इसको सेंटेंस पूरा करें कि वो किस तरीके का आदमी है। जो बिल जो है उदार दिल वाला है या फिर बड़ा उदारी है, मतलब जेनरस है, ठीक है ना। अब जैसे इस सेंटेंस में क्या बताया गया है, दिस सेंटेंस मीन्स दैट जेनरसिटी इज बिल्स करेक्टरिस्टिक बिहेवियर। उसका जो उदार दिल है, उसका एक जो है ये करेक्ट मतलब अच्छा बिहेवियर है ना, करेक्टर है उसका, चरित्रिक जो है उसका बिहेवियर जो है वो उसका क्या, उदार दिल वाला है, उदार आदमी है वो। ये सिंपल हो गया आपका। अब दूसरे इसमें देखिए, अगर हम बीइंग यूज करते हैं कॉन्टिन्यूटी में, आप देख सकते हैं बिल इज बीइंग जेनरस। अब इसको हम क्या बोलेंगे, बिल उदार हो रहा है, यानी कि इन दिस एग्जाम्पल बिल इज सेड नॉट टू बी जेनरस इन हिज डेली लाइफ, यानी कि वो पहले उदार नहीं था, अब हो रहा है। अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे बनेगा, अगर आप देख रहे हैं कि हो रहा है, वह उदार हो रहा है, ही इज जेनरसिंग, आप इस तरीके से बनाएंगे ना, नहीं। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि ये जरूरी नहीं है कि अब हिंदी की पहचान में अगर आप ये देख रहे हैं कि इज एम आर अंत में लग रहा है, रही है, वो जरूरी नहीं है कि आप उसी में जाएंगे। हमारा अलग कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, स्पेशल सेंसेस में भी ये बन रहा है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होता है कि कैसे हमने इसको जो है यूज करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं क्या मतलब हो गया इसका, कि वह जो है उदार नहीं है, अब हो रहा है। अब ये मतलब हो गया, ऊपर तो उदार है, लग गया पता कि उसकी जेनरसिटी जो है क्या है, कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर है, वो है ऑलरेडी है, पहले से है। अब यहां पर ये पहले से नहीं है, बन रहा है। तो इज बीइंग का मतलब क्या आ गया, उदार हो रहा है, जबकि वो उदार नहीं है, जेनरस नहीं है। अब नोट दैट, अब देख सकते हैं व्हेन द एडजेक्टिव रिफर्स टू द फीलिंग्स। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर आप जो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, अगर वो आपको फीलिंग को रिफर कर रहा है, शो कर रहा है, आपकी फीलिंग से कर रहा है, या फिर कॉन्टिन्यूस फॉर्म इज नॉट पॉसिबल, अगर वो आपकी फीलिंग शो कर रही है, एडजेक्टिव जो आप यूज कर रहे हैं इस कॉम्बिनेशन में, तो उसका कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज अपसेट, ये आपकी फीलिंग बता रहे हैं कि आप कैसे फील कर रहे हैं, आप अपसेट है, हैप्पी है, सैड है, आपका मूड कैसा है, आप फीलिंग कर रहे हैं आप अंदर से अपनी फीलिंग को, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूटी में नहीं बनेगा, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं आई वॉज बीइंग अपसेट, ठीक है ना। अब देख सकते हैं मैंने लिखा है आई वॉज अपसेट व्हेन आई हर्ड दैट आई हैड फेल्ड द टेस्ट। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं आई वॉज बीइंग अपसेट व्हेन आई, ठीक है ना, had failed the test. Here we are talking about the speaker's feelings. हम यहाँ पर speakers की feeling बता रहे हैं, ठीक है ना। And hence the continuous form is not possible. यहाँ हम continuous tense नहीं बता सकते कि वो अब बन रहा है, अब क्या नाम बोलते, अपसेट हो रहा है, या पहले से अपसेट है ना, कि पहले नहीं था अब हो रहा है। ये जो है फीलिंग जब अगर हम किसी की बताते हैं तो उसका कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम डिलाइटेड टू हियर दैट यू हैव वन द फर्स्ट प्राइज। आप यहां देख सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि आपने जो है फर्स्ट प्राइज जीता है। अब यहां पर देखते हैं आई एम बीइंग डिलाइटेड, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये फीलिंग है, ये फीलिंग बता रहा है अपनी। यहाँ पर ये डिलाइटेड मतलब हो रहा नहीं है, अभी नहीं हुआ, जी पहले से नहीं था अब हो रहा है, ये ऐसा नहीं है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कब हमने इसको जो है कॉन्टिन्यूस में लिखना है और कब कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखना है। कुछ एग्जांपल है यहाँ पर आप देख सकते हैं ही इज बीइंग विम्पी। अब आप देख सकते हैं विम्पी का मतलब कायर होता है, डरपोक होता है ना, और भी आप नेगेटिव वे में लिख सकते हैं, यानी कि ही इज एक्टिंग बिहेविंग इन अ विम्पी वे नाउ, यानी कि वह जो है अब कायर की तरह या फिर डरपोक की तरह अब बिहेव कर रहा है ना। ही इज बीइंग विम्पी, वह जो है कायर हो रहा है, कायर की तरह बिहेव कर रहा है। शी इज बीइंग स्टूपिड, वह मूर्ख बन रही है या मूर्ख बन रही है, आप बोल सकते हैं शी इज एक्टिंग बिहेविंग इन अ स्टूपिड वे, ठीक है ना, कर रही है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पहले से नहीं थी अब बन रही है, लेकिन उसका जो बिहेवियर जो हो रहा है टेम्परेरी हम बोल सकते हैं, तो उसको हम इस सेंस में ले सकते हैं। दे आर बीइंग मीन, अब वो बिहेव और एक्ट कर रहे हैं तुच्छ अधम नीच की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि वो नीच क्यों बन रहे हैं, अधम क्यों बन रहे हैं, इस तरीके से हम जो है
आर प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। आई एम बीइंग नॉजी, यानी कि मुझसे कोई बदबू, मतलब बदबूदार हो रहा है, ठीक है ना, कोई आप ऐसी जो स्मेल आ रही है किसी से, तो आप उसको बोल सकते हैं, है ना, वाई यू आर बीइंग नोजी, ठीक है ना, आप बोल सकते हैं तुम क्यों नोइजी हो रहे हैं, यानी कि आप बदबूदार क्यों हो रहे हैं, आप गंदी बात क्यों कर रहे हैं, आप इस तरीके से इसका सेंस ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको इससे संबंधित लिए थे, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव्स, है ना। और ये कब यूज किया जाता है, किस सेंस में यूज किया जाता है, आपने देख दिया होगा, इसको मैंने बताया था आपको, जैसे कि यहां पर समवन्स टेम्पररी एंड अनकैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर, इट इज यूज्ड फॉर दैट पर्पज, और ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। नाउ अब आगे हम नाउन कॉम्प्लीमेंट एंड एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में, जो थर्ड वाला जो मैंने बताया था, हमने थोड़ा सा भी एग्जांपल में भी देख लिया, इस स्लाइड्स में भी देख लिया, पीछे की स्लाइड में भी देख लिया। अब उसके डिटेल में जाते हैं कि अब वो कौन से कॉम्प्लीमेंट होते हैं जिसमें हम इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अब कौन सी वर्ब हम इसके साथ यूज करेंगे, ये चीज हम इस स्लाइड्स में करेंगे, ठीक है। इज एम आर विद कॉम्प्लीमेंट, अब देख सकते हैं एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट। अब आप देख सकते एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, जो क्वालिटी है आपके नाउन की जो होगा सब्जेक्ट की, उसको कंप्लीट करेगा, और नाउन कॉम्प्लीमेंट आपको पता है उसी को जो सेंस होगा उसको कंप्लीट करेगा। अब जो इसके साथ हम यूज करेंगे दोनों चीज के साथ, ठीक है ना, प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूटी सेंस में, स्टैटिक और स्टेटिव वर्ब, यानी कि जिसमें कोई एक्शन नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, नो डाउट हैविंग वर्ब इन इट, बेशक इसमें वर्ब होगी लेकिन उसका क्रिया नहीं होगी, वो जो है स्टेटिव रहेगा, स्थिर रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी, उसका मीनिंग सिर्फ आपका उसमें स्टेटिक रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है ना। वो कौन से वर्ब होंगे, कब होंगे, वो भी देखेंगे। दूसरा है डायनेमिक वर्ब्स, यानी कि वह वर्ब जिसमें हमारी एक्टिविटीज, एक्शंस जो हम करते हैं वो परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक वर्ब्स एंड स्टैटिक स्टेटिव वर्ब्स। ये दो वर्ब्स भी आपको पता होने चाहिए जब भी हम प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट करेंगे, कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे, कब स्टेटिव होता है, कब जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने यूज करना है। और इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा साथ में बी प्लस एडजेक्टिव्स, यानी कि इज एम आर प्लस, इसको हम बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी बताते हैं, बी प्लस एडजेक्टिव, इसके बाद एडजेक्टिव यूज करेंगे, नाउन यूज करेंगे, जिसको हम एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो बी प्लस एडजेक्टिव का मतलब अपने इज एम आर प्लस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड नाउन कॉम्प्लीमेंट अंडरस्टैंड करना। अब देख सकते हैं आप स्टैटिक वर्ब्स प्लस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स, स्टैटिक वर्ब्स लेंगे, स्थिर वर्ब लेंगे जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, नो डाउट है हमारे पास उसमें वर्ब होगा लेकिन उसका हम मीनिंग जो है एक्शन में नहीं लेंगे, और एडजेक्टिव उसके साथ हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इज एम आर टू बी प्लस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल नाउन कोई भी ले लो, मैंने एक ही लिया, फॉर एग्जाम्पल एल्बर्ट, मैंने नाउन में एल्बर्ट रखा। फिर स्टैटिक वर्ब डिफरेंट लिए एक ही के लिए, और एडजेक्टिव डिफरेंट यूज की है, 3 रोज में कॉलम में बनाए हैं, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट का आप देख सकते हैं, एल्बर्ट इज गुड क्वाइट डिफिकल्ट, एल्बर्ट इज गुड बोल सकते हैं, एल्बर्ट इज क्वाइट, एल्बर्ट इज डिफिकल्ट। अब इसका ये करेक्टर है, हैज द करेक्टर, यहां पर जो आप इज यूज कर रहे हैं इसका कोई भी वर्ब नहीं है, ये स्टैटिक मीनिंग है, स्थिर मीनिंग है, यानी कि उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छा है, क्वाइट है, शांत है, या फिर डिफिकल्ट है, आप बोल सकते हैं कि बड़ा कठिन है अंडरस्टैंड करने को, समझने को, ठीक है। अब दूसरा देखिए, एल्बर्ट लुक्स टायर्ड, यानी कि जो एल्बर्ट है वो जो है थका हुआ महसूस होता है, दिखता है। हैज द अपीयरेंस, अब यहाँ पर लुक्स का जो मतलब है वो उसकी मतलब अपीयरेंस को बताता है कि वो कैसा दिख रहा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो थका हुआ है, नहीं थका हुआ है, क्या वो फिजिकली कैसे अपीयर हो रहा है। एल्बर्ट सीम्स अपसेट, अब ये बिहेवियर से पता लग रहा है कि उसका बिहेव कैसा है, वो खुश है, नाराज है, कैसा प्रतीत हो रहा है, हैज द बिहेवियर। एल्बर्ट अपीयर्स हैप्पी, अब यहां पर अपीयर्स का मतलब क्या हो गया कि उसका जो बिहेव है वो किस तरीके से आ रहा है, खुश है। अब ऊपर देखेंगे सीम्स लिखा है हमने, प्रतीत होता है, अपीयर्स है, यहां पर अपीयर्स को अब ले सकते हैं कि वो अपीयर खुश जो है लग रहा है या खुश लगता है ना।
एल्बर्ट एक्ट्स स्ट्रेंज, अब आप यहां से देखते हैं उसका बिहेवियर हो गया एक्ट्स, वो जो है अजीब बिहेव करता है। एल्बर्ट बिकम्स एक्साइटेड, अब ये चेंजेस हो गया, उसमें क्या परिवर्तन आ गया है, यानी कि वो अब मतलब एक्साइटेड हो रहा है, एक्साइटेड बनता है ना, एक्साइटेड होता है। अगर हम ऐसे लिखते हैं एल्बर्ट इज बिकमिंग टायर्ड, तो ये ग्रेजुअली हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर हम इस तरीके से भी करते हैं इज बिकमिंग टायर्ड, ठीक है, तो कभी कभार हम इसको जो है यूज नहीं करते हैं और इसको कई बार बोला भी जाता है, एक्चुअली इसको हम नहीं बोलते हैं। एल्बर्ट गेट्स एंग्री, एल्बर्ट गेट्स टायर्ड, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कि वो एंग्री बनता है, होता है ना, थका हुआ बनता है या होता है, थकता है। इस तरीके से आपका ये बन रहा है, जो एल्बर्ट को कंप्लीट कर रहा है एडजेक्टिव की क्वालिटी के लिए, ये क्वालिटी इसको हम इसकी बता रहे हैं। वर्ब जो इसमें यूज हुआ है जैसे इज, लुक्स, सीम्स, अपीयर्स, एक्ट्स, बिकम्स, इज बिकमिंग, गेट्स, ये जो है क्या है, स्टैटिक वर्ब है, ये आप अपने आप में कोई वर्क या काम नहीं कर रहे हैं। एल्बर्ट इज गेटिंग बेटर, ओल्डर, बोर्ड, टायर्ड, समटाइम ग्रेजुअली इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डायनेमिक वर्ब्स प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये भी आप देख सकते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं इसको आप, और एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। डायनेमिक वर्ब जिसका जो है आप एक्शन ले रहे हैं, पिछले सेंटेंस में एक्शन था, इसमें एक्शन हो रहा है। आप देखते हैं एल्बर्ट इज बीइंग गुड, डिफिकल्ट, एडजेक्टिव हो गया, यानी कि वो अच्छा हो रहा है, यानी कि पहले नहीं था अब हो रहा है। अब डिफिकल्ट लेंगे, पहले वो डिफिकल्ट नहीं था अब डिफिकल्ट हो रहा है। एल्बर्ट इज लुकिंग एट यू, यानी कि वो पहले नहीं देख रहा था अब वो देख रहा है, इज लुकिंग एट यू, ठीक है ना। एल्बर्ट इज सीइंग अपसेट, अब कभी कभी सीइंग भी यूज किया जाता है पर ये रॉन्ग इंग्लिश होती है, इसलिए इससे भी बचना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एल्बर्ट लुक्स अपसेट, इसका सही इंग्लिश ही होती है एल्बर्ट लुक्स अपसेट, वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में अंडरस्टैंड करवा दिया था। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, एल्बर्ट इज एक्टिंग इन अ मूवी, आप यहां देख सकते हैं ये क्या हो गया, प्रोग्रेसिव टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस में ये यूज हो गया, इसमें एल्बर्ट जो है काम कर रहा है। यहां पर डायनेमिक वर्ब क्या हो गया, काम करने का, एक्टिंग का, इसमें बीइंग नहीं यूज किया है कि अब हो रहा है पहले नहीं था, अब वो पहले से ही वो काम जो है कर रहा है। इज बिकमिंग, एल्बर्ट इज बिकमिंग अ गुड टेक्नीशियन, यानी कि अब वो बन रहा है, पहले से था, है ना, बिकमिंग इज वर्किंग टू बिकम, अब ये इज बिकमिंग ए गुड टेक्नीशियन, यानी कि वो बन रहा है, पहले नहीं था अब बनने की कोशिश कर रहा है। एल्बर्ट इज गेटिंग हिज पीएचडी डिग्री, अब यहां पर देखेंगे वह जो है पीएचडी डिग्री के लिए जो है तैयार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था अब हो रहा, वो तैयारी कर रहा है आने वाले टाइम के लिए। तो ये भी आपको सेंस का पता होना चाहिए कि किस सेंस में हम जो है ये यूज कर रहे हैं। That's all about my presentation, dear students, friends. Subscribe my channel if my presentation is worthy and interesting. Thank you all of you to watch my video, and if you find any difficulty in it, any strange things, any other things which I haven't described throughout the throughout the topic, throughout my video, you can comment me, you can ask me anytime, any suggestion, any other improvement needed, your suggestion is most welcoming. Thank you to all of you to watch my video at the end. Thanks all of you.